क्या हड्डियां कमजोर इसलिए हुई कि लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया? 40 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उसका 90% किसी न किसी हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लोगों की हड्डियां कमज़ोर ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने समय में। हर आदमी स्विगी पे चला गया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा चलेंगे उनकी हड्डियां ज्यादा चलेंगी? 100%। फटीग तभी होगी ना जब मसल कमज़ोर होगी। नॉर्मल किसी भी आदमी को सप्लीमेंट लेकर के बॉडी बनाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एज रिलेटेड के अलावा कोई भी आर्थराइटिस है, उसका पेन यूजुअली जाड़े में बढ़ जाता है। ज्यादा चलेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, इसलिए कम चलना चाहिए। इससे बड़ा ब्लंडर स्टेटमेंट हो नहीं सकता। अगर आपकी ड्रेसिंग पे स्पॉट आया है और वो बड़ा हो रहा है और वो गीला हो गया है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। आमतौर पर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बात से भी परेशान रहते हैं कि भारत में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मौतों का पहला कारण हार्ट डिजीज है। लेकिन शायद ही आपने कभी हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों के आंकड़े देखे होंगे। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हड्डियों की कोई ना कोई परेशानी है। ये वो मरीज हैं जिन्हें बहुत गंभीर परेशानियां नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर जूझ रहे हैं। भारत में हर साल 4.5 लाख लोग किसी न किसी तरह के फ्रैक्चर के शिकार होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार तमाम मरीजों में से 80% महिलाएं होती हैं और महिलाएं आमतौर पर अपनी सेहत को निगलेक्ट करती हैं। तो आज भारत समेत पूरी दुनिया की बोन हेल्थ पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और फिलहाल दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो डेटा हमने बताया उसको देखकर लोगों को ये लगता है दिल की बीमारी है, मतलब भारत में तो होगी, जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज हैं। क्या हम हड्डियों की बीमारी के लिए भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं या भारतीयों की हड्डियां जन्म से कमज़ोर हैं, ऐसा पूछा जाए? मैं आपके आंकड़े से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आपने सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग बताया है। आपने बताया 6 करोड़ लोग। हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ है और उस 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, जैसा आंकड़े बताते हैं। और जितने 40 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उसका 90% किसी न किसी हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो मेनली ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, या जवानी के समय में 60 इयर्स के पहले कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, ये उसके पेन से सफ़र कर रहे होते हैं। बस बात यह है कि हड्डियों का दर्द आपको मरीज़ तब तक डॉक्टर के पास नहीं जब तक वो मजबूर ना हो जाए, जब तक उसका चलना रुक ना जाए। अदरवाइज मरीज़ तो बहुत हैं पर ज़िंदगी जी रहे हैं और खींच रहे हैं। तो क्या भारतीयों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रीडिस्पोज्ड हैं या कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीयों मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, जो जब से मेट्रो लाइफ स्टाइल आई है, उस मेट्रो लाइफ स्टाइल या शहरीकरण की वजह से लोगों की हड्डियां कमज़ोर ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने समय में। मैं इस बात को मानता हूं कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश की 60 से 70 साल थी, जो अभी बढ़ करके 70 से 80 के आसपास पहुंच चुकी है। तो वो एज की प्रॉब्लम है। हम फिर जो भी हुआ, न्यूट्रिशन बेहतर हुआ, कंट्री डेवलप हुआ, सारी चीज़ें आई, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि बोन हेल्थ बेहतर हो गई, तो मैं उससे मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हर आदमी स्विगी पे चला गया है, काम कुछ नहीं करेगा, उनका बस चले तो डॉक्टर भी स्विगी से बना ले। और खाना जोमेटो स्विगी से आ ही रहा है। बिल्कुल। तो क्या हड्डियां कमजोर इसलिए हुई कि लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया, आप ये कह रहे हैं? यस, लाइफ स्टाइल सेडेंट्री होने की वजह से लोगों का जो भगवान ने जैसे बनाया था कि आदमी पैदल चले, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, वो धीरे धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड वो कम होता जा रहा है, तो बोन की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा चलेंगे उनकी हड्डियां ज़्यादा चलेंगी? 100%। आप जाके देखिए ना, दरियागंज में 75 साल के बाबा 45 साल की 2 लोगों को लेकर ढो रहे होंगे। बाबा का वेट होगा करीब 60 किलो और जो बैठे लोग उनका होगा 200 किलो। तो ये समस्या है। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बाबा जो रिक्शा चला रहे हैं, उनकी एज भले 70 साल हो, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं मिलेगी आपको, उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत का काम कर रहे हैं।
वो हड्डियां मजबूत उनकी हो रही हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना लाइफ में एक्टिव रहेंगे, आपकी हड्डियां और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी आप अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से दूर रखना चाहते हैं तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास नहीं आना है, उसके लिए चलते रहिए। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कितने कदम चलना चाहिए। गैजेट्स 10,000 स्टेप्स का टारगेट देते हैं, उसको कैसे तय करना चाहिए? वो फैशन है, हिलाते रहिए। हम्म तो गूगल में आप स्टेप्स को हिलाते काउंट रहिए, करेगा? स्टेप्स काउंट करता रहेगा। जेब में थोड़ा तेज चलिए तब भी काउंट करेगा। तो ये सब मतलब ये सब एडवांसमेंट के साइड इफेक्ट मैं कहूँगा। ठीक है, होना चाहिए एक मेजरमेंट, लेकिन आप अपने घर में वॉक कर रहे हैं, आप अपने घर से निकल के पड़ोसी के घर में गए, आप अपने साथ शॉपिंग करने गए, दिस इज नॉट वॉकिंग। ओके, लोग तो इसे काउंट करते हाँ, हैं तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि हम गए थे नीचे सब्जी लेने, सब्जी लेने हो गई हमारी। वॉक। तो ऐसे नहीं होता ना। आपका एंड्योरेंस आना चाहिए। एंड्योरेंस का मतलब है जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी एक लिमिट तक जाने लगे, यानी कि आपको फटीग होने लगे, थकान होने लगे, आपको स्वेटिंग होने लगे, कम से कम दिन में एक बार पसीना अगर आपको आ रहा है तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 70 साल तक। यानी आपको इतनी स्पीड से चलना है कि आपको पसीना आए। कुछ भी ऐसा करिए जिसमें कि आपका पसीना आए, फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में। ओके, तो जो ये कितने कदम चलने का टारगेट है, उसको कुछ बेंचमार्क लोग बना सकते हैं कि इतने कदम चलना है या इतने घंटे चलना हमारे है? यहाँ कहा जाता अंधे से काना बेहतर, वही है ये। कुछ तो चलिए। कुछ तो चलिए। पहले लोग चलते भी नहीं थे। अब कुछ लोग जो मोबाइल फ्रीक हैं वो, उनको लगता है कि उनको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, जो हम रिकॉर्ड करें ये भी लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो शायद उनको थोड़ा अवेयरनेस आएगी, वो देखें, कम से कम ये कोशिश तो करेंगे कि वो 10,000 कदम कर चलें। तो कुछ ना से कुछ तो सही है ही है। और मैं अपने मरीजों से कहता हूँ जो भी आते हैं, मेरा स्लोगन है चलोगे तो चलोगे। और ये जिंदगी के लिए है। आप जितना चलोगे उतना ही चलोगे, जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही कम ऐसा चलोगे। नहीं है कि उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा चलेंगे तो जल्दी हड्डियां बैठ जाएंगी और जो बुजुर्ग हैं वो बेड पर आ जाएंगे। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप अपनी एक्टिविटी कम कर दीजिए। उन्हें उस बाबा को सलाम करना चाहिए जिन सरदार जी ने मेरे से 106 ईयर्स एंड 8 मंथ में हिप रिप्लेसमेंट कराया था। वो रिकॉर्ड मेरे नाम पे भले है, लेकिन ये रिकॉर्ड एक्चुअली उस बाबा का था जो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे चला दीजिए। तो 106.8 ईयर्स पे वो बाबा चलने के लिए मेरे पास आया था और उसकी सर्जरी हुई थी और वो चल के गया था। हिम्मत की उन्होंने, 106 साल में हिप रिप्लेसमेंट करवाई, कामयाब हुई। कामयाब हुई, चल के गए, और वो रिकॉर्ड है अभी तक का। तो क्या ये बात गलत है कि अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं, 60 पार हैं, 70 पार हैं, तो हड्डियां बचा के रखिए, कम चलिए, एक्टिविटी लिमिटेड रखिए, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे? ये सोच कितनी सही है? ये मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो चलते रहिए, आपको चलना चाहिए, उम्र कोई भी हो। उम्र कोई भी हो। दिक्कत है तो दिक्कत को खत्म करके चलिए। ओके, आपके घुटने में तकलीफ है, दिक्कत के साथ जीना नहीं है। हाँ, नहीं, चलना जरूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में मेडिकली, आप नहीं चलोगे तो आप पूरे सिस्टम को कंप्रोमाइज करोगे। इसको मैं एक तरह से और कहता हूं कि आपके पास रोल्स रॉयस होती है रोज। जब बच्चा पैदा होता है तो रोल्स रॉयस होता है, जब डेवलप होता है तो आप उसको रोल्स रॉयस के फॉर्म में खटारा बनाना चाहते हैं तो आप उसको गराज में खड़ी कर दीजिए। आप किसी भी बेस्ट गाड़ी को गराज में खड़ी कर दीजिए, 1 साल बाद निकालिए, वो धक्के खाए रहेगी, उसकी टायर की हवा कम हो जाएगी, उसका इंजन ऑयल खराब हो जाएगा, उसकी उम्र घट जाएगी। तो जिस तरीके से गाड़ी, आपकी कार, आपका बाइक, आपका कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको जितना यूज करते हैं वो उतना बेहतर चलता है। उसी तरीके से भगवान ने ये बॉडी दी है, आप उसको जितना ज़्यादा यूज करोगे वो उतना ज़्यादा चलेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी इंड्योरेंस उतनी अच्छी होगी, और मुझे लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ेगी। ओके, कम और ज़्यादा इसका जो हिसाब है लोग अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से लगाते हैं। तो अगर हम लोगों को एक छोटा सा टारगेट बता पाएँ, हर कोई अपने गैजेट से 10,000 स्टेप्स काउंट नहीं करता होगा,
मिनट, घंटे, पेस, ऐसा कोई टारगेट दे सकते हैं लोगों को कि इतना चलिए तो आप सेहतमंद रहेंगे? कुछ नहीं कीजिए, अगर आपकी उम्र करीब 35 साल से कम है हम्म, और आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो यू आर फिट। बहुत स्पीड है इसमें। हाँ, तभी तो मैं बोल 6 रहा हूँ, मिनट में 1 35 किलोमीटर। साल की एज भी तो है। हम्म। अगर आपकी एज 35 से 50 है हम्म। तो ये 6 मिनट 8 से 9 मिनट हो जाएगा। आपको 1 किलोमीटर को बेंचमार्क बनाना चाहिए। 1 किलोमीटर आप कितनी देर में चल रहे हैं, वहीं से तो आपकी कैपेसिटी डेवलप होगी ना। और कितनी देर चलना चाहिए? कम से कम अगर आप 6 किलोमीटर से कम चल रहे हैं रोज तो दिक्कत है। और इन मिनिमम सिचुएशन अगर आप 20 मिनट में 3-4 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी चल रहे हैं, इवन एक ही बार चल रहे हैं, 20 मिनट कुछ नहीं करिए, 20 मिनट तेजी से चलिए। इससे सस्ता इलाज तो नहीं हो सकता ना, इससे सस्ती एडवाइस तो नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में 20 मिनट निकालिए और जितनी तेज चल सकते हो उतनी तेज चलिए। लेकिन जो कहा जाता है कि चलना अगर आप शुरू करते हैं तो वार्म अप कीजिए, पेस बढ़ाइए, कूल डाउन कीजिए, ये पैटर्न कितना सही है? एकदम तेज चलने में भी समस्या हो सकती है। अब आपने आज ही में ये हमारा पॉडकास्ट देखा और कल दौड़ पड़े तो मैं कुछ नहीं कर तो सकता। परसों आपके पास आएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, इट शुड बी डेली। कोई भी चीज आप अचानक शुरू कर देंगे, वार्म अप उनके लिए होता है, वार्म अप डेज में नहीं चलता। वार्म अप का मतलब होता है कि आप एक्सरसाइज करने गए, आपका प्लान है कि आप 1.5 घंटे एक्सरसाइज करोगे, तब 15 मिनट आप वार्म अप करोगे। आप 15 मिनट कुल करें तो वार्म अप क्या करोगे? तो 20 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट इन वर्स्ट सिचुएशन कम इतना तो चलिए, जिससे 20 मिनट में अगर आप चलेंगे करीब 3-3.5 किलोमीटर तो आप पक्का है आपको थोड़ा पसीना आएगा। बिल्कुल आएगा। आपकी मांसपेशियां तेज चलेंगी, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, आपकी सांस तेज चलेगी, आपका लंग क्लियर होगा, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो पूरी बॉडी रिजुवेनेट हो जाएगी। बिल्कुल। 20 मिनट में 3 किलोमीटर का मतलब है आप 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर रहे हैं। अगर आप कभी नहीं चले हैं तो आप धीरे धीरे इस पेस पर आने की कोशिश कीजिए। और अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक दिन में 6 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग अब काउंट कर रहे होंगे, शायद वो महीने भर में 6 किलोमीटर चले होंगे। उन बेचारों के लिए बड़ी समस्या है। नहीं, उनके लिए समस्या है जो 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं, पर उनका 1 किलोमीटर 15 मिनट में पूरा हो रहा है। 1 किलोमीटर 15 मिनट में आप चल रहे हैं और आपकी एज 50 साल से कम है और आप 10,000 स्टेप चल रहे हैं, उसके से बेहतर है कि आप 20 मिनट में 3.5 किलोमीटर चलें। ओके। और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तब क्या करें? तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आप 3.5 की बजाय 3 चलिए। लेकिन अगर किसी ने 60 साल पे शुरू ही किया है तो फिर तो उसको अपनी फिटनेस देखनी पड़ेगी, ग्रेजुअली अचीव करना पड़ेगा। जैसे जैसे एज 60 प्लस हो, जो एवरेज इंडियन है 60 से 65 70 का जो इंडियन है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हमें देख के लगे कि वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, जिसको देख के लगे कि वो बूढ़ा हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 10 से 12 मिनट में 1 किलोमीटर चले। इससे ज़्यादा तो कंसेशन नहीं हो सकता। मतलब फिर वो चल नहीं रहा है। सिर्फ वो स्टेप्स काउंट हो रहे हैं जो कि गैजेट आपको काउंट करके दे रहा है, लेकिन असल में उसे सेहतमंद वॉकिंग का हिस्सा तो नहीं माना जाएगा। भले ही आपका गैजेट आपको ये बता रहा हो आपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, लेकिन अहम ये है कि वो आपने कितने पेस पे पूरे किए, कितनी रेगुलरिटी से आपने वॉक की। ऐसा नहीं है कि अभी आप सब्जी लेने गए और थोड़ी देर बाद किसी दोस्त के घर गए और आपने उसे स्टेप्स में काउंट कर लिया। चलने की कहानी तो हमने लोगों को बताई। अब जो बैठने में लोग गलतियां करते हैं, अक्सर हम देखते हैं जिन लोगों की डेस्क जॉब होती है वो अक्सर पॉस्चरल प्रॉब्लम्स, कंधे और गर्दन की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो बैठने से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और वो क्या गलती करते हैं? देखिए, बैठने की गलती का है कि सबसे ज़्यादा जो एक फिक्स पॉस्चर वाला काम करते हैं, जैसे बैंक का एम्प्लॉय है, वो कंप्यूटर पे सुबह आ जाता है, बैठा रहता है या गिने जा रहा है, या कंप्यूटर पे काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर में रहने वाला वो बैठा हुआ खाली कंप्यूटर पे काम किया जा रहा है। और इन दोनों जगह ये प्रॉब्लम है कि ये सारे ऑफिसेज में एयर कंडीशन होगा। बिल्कुल होगा। सुबह 9 बजे पहुंचेगा, शाम 5 बजे तक सब बैंक वाला, मतलब या IT प्रोफेशनल, या जो
उससे ज़्यादा जो आईटी कंपनीज में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, मतलब सरकारी वाला तो थोड़ा इधर उधर कर सकता है, बट आईटी वाला तो आजकल वो आ गया ना, कार्ड दिखाएगा, उसके लॉग इन एंड लॉग आउट भी होगा। तो अगर आप कंटिन्यूस आप बैठे हुए हैं और आपका एयर कंडीशन है, आपको बाहर की हवा नहीं मिल रही है, आपको सनलाइट एक्सपोजर हर बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो आप 100% विटामिन डी आपका कम है। और अगर यही लाइफ स्टाइल है तो आप कुछ भी कर ले, विटामिन डी आपका ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जिनकी इस लाइफ स्टाइल है उन्हें विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया, टारगेट ये होना चाहिए कि 20 मिनट में 3 किलोमीटर कम से कम आप चल रहे हो। तीसरा, आप अपने पॉस्चर को किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो टेबल, वो मेज, वो एनवायरनमेंट ज़रूर चेक करें। अगर आप किसी नई जगह ज्वाइन करते हैं और अचानक आपको ज्वाइन करने के 3 से 4 हफ्ते में आपके नेक में, शोल्डर में, पीठ में कुछ पेन आ रहा है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर सिटिंग और योर स्ट्रक्चर, टेबल, मेज, कुछ भी, आप उसको रिकरेक्ट करें। आपने कहा विटामिन डी की कमी ऐसे लोगों में रहती है। भारत में हमें देख रहे हैं कि जितने भी लोग अपना विटामिन डी चेक कराते हैं, ज़्यादातर सभी डेफिशिएंट निकलते हैं, जबकि भारत में सन एक्सपोजर ठीक ठाक है, अच्छा सूरज निकलता है। उसका क्या कारण है? ये जो भी विटामिन डी कराते हैं, जो लोग जिनका आंकड़ा ज़्यादातर बताते हैं, पब्लिश भी होता है, वो सारे आंकड़े केवल शहरों के हैं। शहरों के। अच्छा। गांव में जाके विटामिन डी कराइए, सबका चकाचक मिलेगा, किसी का कुछ नहीं। अर्बन इशू है ये, इट्स अर्बन इशू, इट्स मोर मेट्रो इशू, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टाइल इशू। गांव में सबका विटामिन डी फर्स्ट क्लास मिलेगा, क्योंकि धूप में नहीं बैठ रहे। क्योंकि दिल्ली की 70% जनता तो तल्लों में रह रही है। उस 70% में शायद 7% को सनलाइट का एक्सपोजर होता, बाकी सब तो सनलाइट से गायब है। फिजिकल एक्टिविटी नील है। सुबह निकले, मेट्रो में बैठे, एयर कंडीशन, घर में आजकल ऑलमोस्ट सभी के घर में एयर कंडीशन जैसा शायद हो ही गया है। बिल्कुल। और जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं है, जो कैसी भी हालत में रह रहे हो, मैं स्लम्स की बात बता रहा हूँ, जो जिनकी स्लम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, लोएस्ट सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, अगर आप इसमें चेक कराएंगे उसमें विटामिन डी कम नहीं होगा। क्योंकि धूप आ रही होगी, सन एक्सपोजर होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, वो लिवलीहुड के लिए खुद कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, रोज थकान होता होगा, रोज पसीना होगा, उनमें किसी का विटामिन डी कम नहीं होगा। यानी आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, सुविधाएं अफोर्ड कर पा रहे हैं, किसी कंपनी में इंडोर जॉब करते हैं, तो आपका विटामिन डी कम होगा। ये वो लक्षण है जो मेडिकली शायद गिने नहीं जाते, लेकिन भारत में विटामिन डी की कमी के बड़े रीजंस में शामिल किए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से विटामिन डी पहुंच नहीं रहा लोगों तक। ये पोल्यूशन का तो टेम्परेरी फिनोमेना है। पूरे भारतवर्ष को पता है, सभी को पता है कि जब ये जाड़े का महीना आता है, हम दिल्ली में हैं इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन है। अभी चले जाइए बेंगलोर, आप चले जाइए साउथ में, आप चले जाइए कोच्चि में, वहाँ का मौसम फर्स्ट क्लास है। तो ये लोकल पैची प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हम दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से तो बहुत सारे सेलिब्रेशन ही बैन है। तो पोल्यूशन की वजह से ये टेम्परेरी 3 महीने सनलाइट आपको कंप्रोमाइज फॉर्म में आ सकती है, बट अदरवाइज तो सनलाइट तो है ही है ना, बाकी समय आ रही है, बाकी समय तो आ ही रही है, लेकिन एक्सपोजर उसका नहीं है। मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या लोगों की गर्दन की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, और मोबाइल फ़ोन को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पेशेंट्स आते हैं, 90% मोबाइल यूज़र एडिक्टेड नहीं है, 10% एडिक्टेड है। अच्छा। मतलब जो लोग हमेशा लगे हुए हैं स्क्रीन में ही हैं, तो ऑब्वियसली वो इसी तरीके से तो करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप रोज के 6 घंटे करोगे और 6 महीने से ज़्यादा करोगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आएंगी, कुछ मसल फटीग होगी, कुछ मसल पेन होगा, कुछ नेक प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं तो अपने पोस्चर को बदलते रहिए, देखते रहिए। बेहतर ये है कि आप मोबाइल का मिनिमम यूज़ कीजिए, उसकी बजाय आप स्क्रीन पे चले जाइए। क्योंकि इट्स नॉट ओनली ऑर्थोपेडिक,
इट्स अबाउट कंप्लीट वेलबींग ऑफ द पर्सन। राइट। ठीक है। आप जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे उतनी आपकी आंखें कमज़ोर होंगी। आप देखिए ना, अभी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया, उसने 14 साल से कम बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्यूचर की जनरेशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, एडिक्शन से बचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्टेप है बच्चों को स्कूल्स में मोबाइल बैन कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं लगता कि करेक्ट है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मीडिया में ही मैंने पढ़ा आज से करीब 20 दिन पहले। आजकल एआई आने से एक 14 साल का बच्चा एक एआई लेडी के मोहब्बत में आया और उसने सुसाइड कर लिया। ये दिल्ली की खबर है। तो आप सोचिए ना, आप क्या दे रहे हो, नकली दुनिया में जी नकली दुनिया में जी रहे हो। गर्दन और रीढ़ की हड्डी में क्या परमानेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कोई घंटों मोबाइल की स्क्रीन में घुसा रहता है तो? ये बहुत मतलब ये एक ऐसा, ये हाइपोथेटिकल सवाल ज़्यादा है, पर यस कोई एक्सट्रीम केस में है तो यस हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ओके। अगर कोई 10 घंटे 12 घंटे 10-12 घंटे एक ही, इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप एक ही डायरेक्शन में कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे, कैसे आदमी फटीग होगा, चेंज करेगा। हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल भगवान ने बनाई है, आप उसको एक्सट्रीम तक ले जा सकते हो, लेकिन आप उसको रोज रिकवर जरूर कराओ। आप मोबाइल यूज करो और करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्यूटर जॉब करे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, पर जितना आपने उसे फटीग दिया उसको उतना रेस्ट भी दो, उसको उतना स्ट्रेंथन भी करो। राइट। रेस्ट के बाद आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप ये समझिए कि मेरे जैसा आपके जैसा आदमी जो कभी वेट उठा करके नहीं चलता, किसी वजह से 50 किलो वेट रोज उठा के चलने लगे तो ऑब्वियसली मेरे को दर्द आएगा। उसका तरीका क्या है, हम अपना बाइसेप्स बनाएं, ट्राइसेप्स बनाएं, क्वाड्रिसेप्स बनाएं, सब कुछ ठीक करें और 3 महीने बाद हम भी 50 किलो उठा के चलें। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का जो बेस्ट इलाज है, जिस सेगमेंट की आप बात कर रही हैं, जो फटीग से है, वर्क से है, ये है वो है। फटीग तभी होगी ना जब मसल कमजोर होगी। आप सोचिए ना, रोज एथलीट जो दौड़ता है 25-30 किलोमीटर दौड़ता है, हम 5 किलोमीटर दौड़े तो हमें फटीग हो जाएगी ना। तो इट्स योर स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? एक्सरसाइज। ओके। मसल्स बनाने की हमने बात की यहाँ पर, आपके पास ऐसे मरीज आते हैं जो मसल्स बनाने के लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लगातार और फिर हड्डी खराब करके आ रहे हैं? मसल बनाने के लिए बेस्ट तरीका, अगर आप किसी कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं कि मिस्टर दिल्ली बनना है या आपको एथलेटिक्स एसोसिएशन में जाना है, मीन्स अगर आपका टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, कोई टारगेट आपकी ज़िंदगी में है, प्रोफेशनल रीज़न अगर आपके पास है, तो आप सप्लीमेंट ले करके एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ, जैसे अचानक पता चले कि वहाँ इवेंट है, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है, वो भी उस प्रोफेशनल के लिए। नॉर्मल किसी भी आदमी को सप्लीमेंट ले करके बॉडी बनाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जिम जाने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स, खासतौर पर मेल्स, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐसे ही ले रहे हैं। उनमें से आधे, मुझे पूरा यकीन है, किसी प्रोफेशनल रीज़न से नहीं ले रहे हैं। तो क्या नुकसान उन्हें हो सकता है? देखिए, हाई प्रोटीन डाइट का पर से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट का भी एक लिमिट है ना। बियॉन्ड लिमिट कोई भी चीज़ आप लेंगे वो नुकसान करेगी। आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, मान लीजिए आपको यूरिक एसिड है, मान लीजिए आपको किडनी की प्रॉब्लम है, कोई भी दूसरी प्रॉब्लम, जो नॉर्मल बॉडी में आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है, वो बिल्ड करेगी। लेकिन आप ये सोचें कि 50 साल के बाद आप हाई प्रोटीन डाइट लें तो नहीं कोई बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, आप सिक हैं तो लें। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर नेचुरल प्रोटीन लेते हैं, जो नेचर से आपको मिलता है, खाने के जरिए मिलता है, वो आप बिल्कुल लीजिए। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं दाल खाता हूँ, ज़्यादा खाइए दाल। मैं कच्चे पनीर खाता हूँ, आप ज़्यादा कच्चा पनीर खाइए, नेचुरल। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं भी जाके सप्लीमेंट लेके खा सकता हूँ। पहली चीज़ ये कि सप्लीमेंट कहाँ का है, मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लाई क्या है, वो FCCI अप्रूव्ड है या नहीं है, तो कई सारे फैक्टर हैं। ऐसे मेरे लिए कहना कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, दोनों गलत है। A judicious decision will be a best decision.
जो लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्यों अक्सर उनको किडनी में या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं? क्या दिक्कत होती है? ये आजकल जो फैशन हो गया कि बॉडी बिल्डिंग करेंगे, डोले बनाएंगे, स्पेशली ये यंगस्टर्स में 14 साल से लेकर के 24 साल के बीच में ज़्यादातर देखा गया। इसमें उनके साथ कभी कभी स्टेरॉइड दिया जाता है। वो मिक्स का जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन, इट्स प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर, आइडियल प्रोटीन नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटी है, ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई प्रोटीन ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमारी मेडिसिन में एक क्लाउड बर्नॉट थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि इफ़ योर किडनीज आर वर्किंग फाइन, योर बॉडी कैन नॉट स्टोर एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके। अगर आपकी किडनी सही काम कर रही हैं तो आप कितना भी कुछ ले लो, वो पास आउट हो जाए। पर किडनी काम सही करती रहे उसके लिए भी उसके लिए ज़रूरी, अब वही है ना कि बियॉन्ड द लिमिट। आप रोज प्रोटीन खा रहे हो, आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, खा रहे हो, मेटाबोलाइज करने की एक कैपेसिटी है बॉडी की, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो नुकसान करेगी, और यूरिक एसिड है तो नुकसान करेगी। बट अगर कोई मेरे मैसेज वन लाइन में लेना चाहे, प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको खास तौर पर अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ज़रिए कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसे बहुत सावधान रहकर, इनटेक को समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तब नुकसान कम होगा, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उत्तर भारत में अभी सर्दियों का मौसम है और अक्सर हम देखते हैं लोग बोन, जॉइंट्स, इनके जोड़ों के दर्द, जिसको आसान भाषा में कहते हैं, उससे परेशान रहते हैं। क्या वजह है सर्दियों का और बोन हेल्थ का क्या कनेक्शन है? सर्दियों का बोन हेल्थ का एक कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है मेडिसिनल फील्ड में, कि जितनी भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती हैं, कहते हैं पुरानी चोट अगर लगी हो, पुराना फ्रैक्चर हो, तो हमारे गांव में कहते हैं तो पूर्वा हवा चलेगी तो दर्द होगा। अच्छा। हाँ, और ये सही है। और इसी तरीके से रियूमेटिक के पेशेंट्स होते हैं, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, कोई भी रिएक्टिव आर्थराइटिस होती है, वायरल आर्थराइटिस होती है, किसी भी आर्थराइटिस, मैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एज रिलेटेड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एज रिलेटेड के अलावा कोई भी आर्थराइटिस है, उसका पेन यूजुअली जाड़े में बढ़ जाता है। ठंड की वजह से? ठंड की वजह से बढ़ जाता है। और इसमें यह भी देखा गया है कि इट्स नॉट, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इट्स नॉट अबाउट ठंड, इट्स मेनली अबाउट चेंज इन वेदर, ह्यूमिड वेदर, बारिश आएगी तो इट्स चेंजेस विद इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल में नहीं दिक्कत होती, कुछ इंडिविजुअल में जाड़े, जब गर्मी से जाड़ा आ रहा होता है या बारिश का समय आ रहा होता है, उस समय दर्द आता है। बट यस, ग्रॉसली रिमोटाइड के पेशेंट में ठंडक में, जब एयर कंडीशन बैठते हैं उसमें, ये दो बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर हैं न्यूमेटिक पेन के। इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट फीचर है स्टिफनेस इन द बॉडी। वो स्टिफनेस जो आप जब सुबह सो के उठते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा रहती है, अकड़न जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं। अगर ये सब है तो ये रूमेटॉइड को सजेस्ट करता है, और रूमेटॉइड के आर्थराइटिस के पेन जाड़े के दिनों में इन जनरल बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों को मालूम है उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या उन्हें सर्दियों में इस तरह की दिक्कतें होती हैं, वो बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं? ये जो डिवाइस थी जाड़े के दिनों वाली, ये मेनली आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके पेन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जनरलाइज पेन रहेगा, उसको बैक पेन रहेगा। यानी कि हड्डियां कमजोर। हाँ, यानी कि जो आपने सवाल पूछा था कि अगर किसी की हड्डियां कमजोर हो, उसका मौसम के चेंज होने से फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आपकी अगर कमजोर हड्डियां हैं तो वो सारे मौसम में एक जैसा ही डिस्कम्फर्ट देंगी, वो किसी मौसम में बदलेंगी नहीं। ओके। ठंड में फिर मैं पूछूंगी, हड्डियां दर्द कम करें, कुछ किया जा सकता है? जो रूमेटॉइड के पेशेंट हैं उन्हें अपने जॉइंट्स को कवर रखना चाहिए, वार्म वेदर में रहना चाहिए। एयर कंडीशन यूजुअली जो जाड़े के पहले भी तकलीफ बताते हैं,
उनकी समस्या ये होती है कि आजकल सेंट्रलाइज एयर कंडीशन हो गया है, पूरे ऑफिस का एयर कंडीशन, सारी बॉडी, सारे लोग चाहते हैं कि जी 18 डिग्री टेम्परेचर हो, बट वो रूमेटॉइड वाला दुखी रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर किसी वजह से कम होता है और उनको जॉइंट पेन बना रहता है। ये रूमेटॉइड के पेशेंट हैं। ये मतलब इट इज ऑक्यूपेशनल, अपने आप को ज्यादा कवर करके रखे, गर्म इन्वायरमेंट रखे, जॉइंट्स को ढक के रखे, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। ओके, अब आपसे क्विक रैपिड फायर करते हैं। जो अक्सर लोग बहुत सारी अवधारणाओं के साथ आते हैं, वो कितनी सही हैं? हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा खाएंगे तो स्टोन हो जाएगा। मिथ। अगर आपकी किडनी ठीक है तो आप कैल्शियम कितना भी खाएंगे वो पास आउट हो जाएगा। कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होता है। ज़्यादा चलेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, इसलिए कम चलना चाहिए। इससे बड़ा ब्लंडर स्टेटमेंट हो नहीं सकता। 100% गलत। आप जितना चलेंगे उतना चलेंगे आप भी, उतना ही चलेंगी आपकी हड्डियां भी, उतना ही चलेंगे आपके जोड़ भी। पेन किलर्स खाएंगे तो किडनियां खराब हो सकती हैं, इसलिए पेन किलर नहीं खाने चाहिए। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया ये सही है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आज पेन किलर खाएंगे कल किडनी खराब हो जाएगी। मेरी सिर्फ ये एडवाइस है कि आपको सुपरवाइज पेन किलर खाना चाहिए, डॉक्टर के सुपरविजन में खाना चाहिए। एसओएस की डेफिनेशन वेरी कर सकती है, मतलब आपको महीने में 1-2 बार 3 बार अगर खाना पड़ रहा है पेन किलर, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपका एसओएस हर अल्टरनेट डे हो रहा है, देन इट इज़ रॉन्ग। ये बात सही है कि पेन किलर खाने से किडनी खराब हो जाती है, लेकिन अगर आप सुपरवाइज खा रहे हैं तो रूमेटॉइड के पेशेंट सालों तक पेन किलर खाते हैं हमारे सुपरविजन में। अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज ही नहीं हो सकता, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है एनएसएड, यानी सो कॉल्ड पेन किलर, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी। से किडनी खराब होने का इंसिडेंट रूमेटॉइड पेशेंट एंड नॉर्मल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, वो लोग जो अनसुपरवाइज पेन किलर खा रहे हैं, यस, उनकी किडनी खराब होगी। फिजियोथेरेपी कराने से बहुत आराम मिलता है, तो महीनों तक कराई जा सकती है। ये बात कितनी सही है? ये बात उतनी ही सही है कि बच्चा कितना शैतान है, बच्चा कितनी क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा, उतना लंबा कोचिंग टीचर चाहिए। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट इज लाइक अ सुपरवाइज टीचिंग ऑफ एक्सरसाइज। अगर पेशेंट या पर्सन ठीक है, उसने आज सीख लिया कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, तो खाली मेरे हिसाब से वो हफ्ते में 1 बार सुपरवाइज करता रहे। जब वो कंफर्म हो जाए तो उसको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैं नॉर्मल फिजियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। किसी डिजीज़ की, किसी पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी की बात बिल्कुल अलग है। आपने सिंपल पूछा बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी, आप जाइए करवाइए, वही चीज़ तो वो रोज करते हैं ना, वही क्लास तो रोज होती है ना। अब आपको सेम क्लास में एक ही सब्जेक्ट को महीनों तक सीखना है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप शुरू में, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को, अगर कोई बहुत ख़राब सिचुएशन, मान लीजिए मैंने किसी की सर्जरी की, तो मेरा प्रोटोकॉल होता है कि पहले 1 हफ्ते डेली, उसके बाद अल्टरनेट डे, उसके बाद हफ्ते में 2 बार, उसके बाद हफ्ते में 1 बार और फिर 0। ओके, यानी 1 से 1.5 महीने में, मतलब लेसर विल बी बेटर ऑन द पॉकेट एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो। ये भी बात सही है। मालिश कराने से फायदा होता है? मालिश सुख है। किसका? जो मालिश कर रहा है उसका। जो मालिश करा रहा है उसका सुख है। मालिश करने से नुकसान नहीं है। मैं भी मालिश कराता हूँ, घर पे सर पे तेल यूजुअली लगाया जाता है। उसके बारे में मिथ कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, अगर आपको फ्रैक्चर है तो आपको मालिश नहीं करानी है। स्पेशली अगर आपको एल्बो फ्रैक्चर है तो आपको ना मालिश करानी है, ना सिकाई करानी है, नहीं तो आपका एल्बो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और उस सिचुएशन को मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली फाइंड एट एल्बो जॉइंट, सेकेंड कॉमनेस्ट साइज इज हिप। ओके,
कंधा उतर जाए तो बिना डॉक्टर के जाए भी उसे ठीक कराया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग दावा करते हैं। कुछ स्पेशलाइज जैसे पुलिस हुआ, जैसे लाइफ सेविंग आर्मी हुआ, फायर ब्रिगेड वाले हुए, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। और जो पैरामेडिक्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि कोई भी जॉइंट उतर जाए, डिसलोकेट हो जाए, तो उसको रिलोकेट करने की ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, वो कराया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी डन बाय एनी लेमैन। जिसने उसकी ट्रेनिंग ली है वो कर सकता है, जिसने नहीं ली है वो नहीं कर सकता। और अगर ट्रेनिंग लेने के बाद आपने 2 अटेम्प्ट किए और आप रिलोकेट नहीं कर पाए तो प्लीज़ रेफर टू हॉस्पिटल। ओके। घुटने बदलवाने से यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता, उतना तो आपके अपने घुटने भी चल जाएंगे, ये सोच कितनी सही है? ये आप रोज़ रात में अपना टेलीविज़न खोलिए, कोई भी चैनल लगाइए, रात 12 बजे से 3 बजे तक सिर्फ यही प्रचार चल रहा होता है। फिर भी ऑन रिकॉर्ड दुनिया में अक्रॉस द फील्ड्स जॉइंट रिप्लेसमेंट इज मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन द वर्ल्ड। ओके, यानी बदलवा लेने चाहिए इफ नीडेड। वो तो डॉक्टर तय करेंगे। ओके। प्रोटीन खाएंगे तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी? प्रोटीन खाने से हड्डियां नहीं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। हड्डियों में प्रोटीन केवल एक सेक्शन ऑफ डिजीज़ है जिसको हम यंग फीमेल की डिजीज़ होती है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। उसमें प्रोटीन की कमी होती है, उसमें विटामिन डी की कमी होती है, उसमें मिल्क की कमी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिसमें होती है, उस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपको अगर बोन्स की प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन खाने से इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज प्रोटीन का डायरेक्ट एक्शन जो होता है वो मसल्स पे होता है, ना कि बोन्स पे डायरेक्टली होता है। बोन्स के लिए प्रोटीन जितना इसेंशियल है उतना तो चलेगा। अब प्रोटीन की बात फिर आई तो एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि आपको प्रोटीन रोज उतना खाना चाहिए, उतने ग्राम खाना चाहिए जितने किलोग्राम के आप हैं। जितने किलोग्राम के आप हैं उतना ग्राम खाना चाहिए, यानी अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम खाएं। प्रोटीन खाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसे ये रफ सा है बट इट इज करेक्ट। फिजिकल एक्टिविटी उसमें कितनी मायने रखेगी? उस कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा करें तो आप उसकी डोज ज़्यादा कर सकते हैं, बट बेसिक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो हाउस कीपिंग लेवल पे मैंने बताया कि आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम प्रोटीन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ओके। फ्रैक्चर के बाद जो लोग प्लास्टर खुलवाते हैं वो सोचते हैं एकदम नहीं चलना चाहिए, समस्या होगी। वो जब तक नहीं चलेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। तो आज प्लास्टर खुलवाया, आज प्लास्टर हुआ है, अभी से चलने की कोशिश कीजिए। जिस समय से आप चलना शुरू करेंगे उसी समय से आपका मीटर चालू होगा, और जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसमें एक चीज़ और बता दें, अगर आप पहली बार प्लास्टर कटवा करके या सर्जरी के बाद या किसी भी प्रोसीजर के बाद फर्स्ट टाइम जब आप चलना शुरू करते हैं, वेट बेरिंग शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो जब भी आप पहली बार करोगे दर्द होगा। इसका मतलब नहीं है कि आप रोक दें। आपको ये देखना है कि वही चीज़ आप 10 बार करिए, आप देखेंगे अगर वो दर्द धीरे 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 कम होता जा रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आप अभी किया, दर्द बढ़ा, कल किया, फिर बढ़ा, परसों किया, फिर बढ़ा। अगर आपका दर्द वेट बेयरिंग से या एक्सरसाइज से डे बाय डे बढ़ रहा है, सेम इंटेंसिटी का, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। यानी कुछ गड़बड़ है। बट आपका दर्द धीरे धीरे, आज ज़्यादा हुआ, आज 10 ऑफ 10 का महीना है, कल 10 ऑफ 9 का हुआ, फिर 10 ऑफ 8 का हुआ, यानी रिड्यूसिंग टेंडेंसी में है, तो डोंट गो टू डॉक्टर, गो ओनली व्हेन द डॉक्टर कॉल्स यू। यानी अगर प्लास्टर खुला है तो आपको नॉर्मली अपना चलना फिरना शुरू कर देना हाँ चाहिए। ओके। सर्जरी के बाद जो लोग ड्रेसिंग कराते हैं, क्या रोज उस ड्रेसिंग को बदलवाना चाहिए? सर्जिकल ड्रेसिंग शुड नेवर बी टच्ड बाय एनीबडी हु इज नॉट अ डॉक्टर। दिस इज वन। सेकेंड, अगर सर्जिकल ड्रेसिंग है तो आज सर्जरी हुई, उसके 24 घंटे से 48 घंटे के बाद डॉक्टर उसको एक बार देखेगा, उसके बाद सीधे टांका निकालने पे वो ड्रेसिंग चेंज होनी चाहिए, या इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ड्रेसिंग, अदरवाइज रोज ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे मान लीजिए हमने किसी की सर्जरी की, हिप रिप्लेसमेंट किया, हम आज सर्जरी की, आज ड्रेसिंग ओटी में हो गई, उसके 48 घंटे बाद हम उसको चेक करते हैं,
हॉस्पिटल में एडमिटेड रहता ही पेशेंट तो हम नेक्स्ट डे देखते हैं, अगर एकदम ड्राई है तो 48 आवर्स बाद खोल करके देखते हैं। उसका खोल करके देखेंगे और जब हम ड्रेसिंग हटाते हैं तो हम ड्रेसिंग को उल्टा करके देखते हैं। उसके ऊपर अगर स्पॉट बने हुए हैं, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग है, थोड़ा बहुत है, तो वो विद एक्सपीरियंस पता चल जाता है। अगर माइनर सा है दैट इज़ फाइन, बट अगर उसमें मेजर स्पॉट आया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसको सिखाने का मेरा तरीका ये होता है, जैसे हम ड्रेसिंग आया, मैं ये कहने वाली थी कि आप ये दिलेर डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ी सी ब्लीडिंग है तो ठीक है, मतलब नहीं वो तो पार्ट एंड पार्सल है। नहीं, वो तो ओटी की बात की बता रहे हैं, जो इन हॉस्पिटल ड्रेसिंग की बात की थी मैंने। जैसे अब आउटसाइड हॉस्पिटल, जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज के दिन हमारे यहाँ ड्रेसिंग होती है और वो ड्रेसिंग वाटर प्रूफ होगी, आप उसके साथ नहा सकते हैं, धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। आप जब हम उनको बोलते हैं कि आप इस ड्रेसिंग को देखते रहिए, अगर ड्रेसिंग पे कोई स्पॉट आया, ड्रेसिंग वाइट होती है, उसके ऊपर कोई स्पॉट आया, वो स्पॉट आया और उतने पे रुक गया और ड्राई हो गया, नॉट टू वरी। वो स्पॉट आज आया, आज आधे मिलीमीटर का है, आधे सेंटीमीटर का है, कल वो 1 सेंटीमीटर का हुआ, कम बैक टू डॉक्टर। ओके, सिंपल। अगर आपकी ड्रेसिंग पे स्पॉट आया है और वो बड़ा हो रहा है और वो गीला हो गया है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। बट कोई स्पॉट आया और वो उतने पे आया और रुक गया, ड्राई हो गया, कोई ओकेजनल ब्लीड था, तो यू शुड नॉट। अब हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर काम करते हुए, लैपटॉप पर काम करते हुए आप क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे पास यंग लोगों की, यंग मीन्स की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 18 साल से लेकर के 48 साल तक के लोग ज़्यादातर जो आते हैं वो कहते हैं जी कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ऊपर की पीठ में दर्द हो रहा है और वो दर्द पूरे हाथ तक भी आ रहा है। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि वो सुबह शाम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं और उसका सिंपल सा इलाज मैं करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर पे, यूजुअली पेशेंट जो भी आदमी आता है अपने ऑफिस में काम करता है वो इस तरह से कंप्यूटर पे काम करता है। ये सामने मॉनिटर है, ये आपका डेस्कटॉप है जिसके ऊपर आप कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है आप लोगों के नेक पेन का, शोल्डर पेन का, आर्म पेन का, अपर बैक पेन का। क्योंकि आपका करीब 12 से 14 किलो का एक हाथ, 15 किलो का एक हाथ इस तरफ है और उतना ही हाथ इस तरफ है। अब ये दोनों लटका कहाँ पे हुआ है? आपके कंधे पे, आपके स्पाइन पे। तो ये जो पूरा वेट जो पूरे 24 घंटे आपके पास 25 किलो का लटक रहा है और ऐसे काम करते हुए लटका हुआ है, यही वजह है कि यहाँ की मसल्स में फटीग आ जाती, थकान आ जाती है। और आप जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो आपको दर्द नहीं रहता है, जब आपका लंच ब्रेक होता है, सेकेंड हाफ होता है, तब आपको पेन शुरू होता है और रात तक जब आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो आपको सर दर्द भी हो रहा होता है और घर में जाके आप झगड़ा करते हैं। उसको अवॉइड करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आपके बैठने के लिए एक आपके टेबल और आपकी चेयर की हाइट में एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा एडजस्टमेंट होना चाहिए कि जब आप चेयर पे बैठें और टेबल पे और कंप्यूटर पे काम करें तो आपका पेट आपके मेज के एज से टच होना चाहिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब आप इस पर ऐसे बैठेंगे, चेयर पूरी अंदर होनी चाहिए जिससे बैक सपोर्ट हो, ये है। अब आप ऐसे करेंगे तो भी आपका एल्बो इस पर रेस्ट कर रहा है, आप ऐसे बैठेंगे तो भी आपका एल्बो इस पर रेस्ट कर रहा है। अब इससे क्या किया आपने अपने पूरे आर्म का वेट जो है, जो शोल्डर और नेक पे जा रहा था, स्पाइन पे जा रहा था, वो ख़त्म कर दिया। अब आपका एल्बो आर्म पूरा टेबल पे रेस्ट कर रहा है। आप अपने इस कीबोर्ड को आगे कर दीजिए, आप अपने मॉनिटर को दूर कर दीजिए और जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो आपके दोनों एल्बो टेबल के ऊपर रेस्ट करें और आप पूरे दिन काम करें। आपकी ये प्रॉब्लम, जिसके लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा खा रहे हैं और घर में झगड़ा भी कर रहे हैं, उससे बचिए। केवल अपनी इस पोस्चर को ठीक कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी 90% नेक की, शोल्डर की, आर्म की और अपर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे एक पंजाबी गाना है गुरदास मान का, दिल होना चाहिदा जवान के उम्र अच की रखिया है,
इसका मतलब ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर या एज दिमाग में होती है, ये बात कुछ हद तक सही है। आप बुज़ुर्ग हो जाएं, उसके बावजूद अगर आपकी हड्डियां साथ दे रही हैं तो मस्त चलते रहिए। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं चलोगे तो चलोगे, इस बात का ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो भी सवाल हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब भी लाएंगे। नमस्कार।